टीएमसी के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने कोलकाता वाक़े के खिलाफ एहतिजाज करते हुए ओहदे से दिया इस्तीफा, सियासत से भी लिया रिटायरमेंट। खत लिखकर ममता बनर्जी के काम करने के अंदाज पर उठाए सवाल। कहा वजीर आला ने आरजी कर अस्पताल बर्बरियत मामले में नहीं उठाया कोई ठोस कदम। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की रामबन में इंतखाबी रैली। कहा बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत के साथ बनाएगी हुकूमत। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ इमारत हादसे के जख्मियों से अस्पताल में की मुलाकात। वाक़े में अब तक 8 अफराद हलाक। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए बचाव मुहिम जारी। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और ओडिशा समेत कई रियासतों के लिए जारी किया अलर्ट। और बेलारूस की आर्यन सबालेंका बनी यूएस ओपन विमेंस सिंगल्स उम्र की चैंपियन। फाइनल में जेसिका पेगुला को दी शिकस्त। सबालेंका के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर हर तरफ से तनकीद की जद में है। इस मामले पर अब ममता हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने इस मामले पर ममता हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फाल सियासत से रिटायरमेंट भी ले लिया है। अपने खत में उन्होंने लिखा, उन्हें उम्मीद थी कि हुकूमत आरजी कर अस्पताल में होने वाली बर्बरियत के बारे में फौरी तौर पर अहम इक़दाम करेगी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया भी तो बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अब रियासत में अमन बहाल होना चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में जवाहर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आरजी कर अस्पताल में इस्मत दरी और कत्ल के अफसोसनाक वाक़े के बाद मैं मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से इस मामले को गलत तरीके से संभालने की वजह से एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। सियासत छोड़कर इंसाफ की जद्दोजहद में अवाम के साथ रहना चाहता हूँ। अक़दार से मेरी वाबस्तगी बदस्तूर बरकरार है। जवाहर सरकार के इस्तीफे के साथ ही ममता हुकूमत पर कई सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार के जरिए लिखे अपने इस्तीफा नामे में आरजी कर अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में इंसाफ के लिए एहतिजाज का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि मैंने हुकूमत के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने आरजी कर मामले में एहतिजाज करने वाले डॉक्टरों के हक में कुछ नहीं किया। ममता हुकूमत ने कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी है। डॉक्टरों का एहतिजाज गैर सियासी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना दुरुस्त नहीं है। मगरबी बंगाल को बचाने के लिए कुछ करें। ममता हुकूमत बदउनवानी के मामले पर खामोश है। साबिक वजीर तालीम के खिलाफ करप्शन के सबूत मिलने पर मैंने एहतिजाज किया, लेकिन मुझ पर ही सवालात उठाए गए। और आइए अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। टीएमसी से राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद बीजेपी ममता बनर्जी हुकूमत पर हमलावर है। मगरबी बंगाल बीजेपी के शरीक इंचार्ज अमित मालविया ने रियासती वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने पार्टी में बदउनवानी और आरजी का रेप कत्ल मामले में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरजी कर इस्मत दरी और कत्ल
कत्ल मामले में सबूत खत्म करने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाया है और उनसे इस्तीफा तलब किया है। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे के बगैर आज़ाद तहकीकात मुमकिन नहीं है। अमित मालविया ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पॉलीग्राफ टेस्ट का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि इंसाफ के लिए तहरीक जारी रहेगी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर जवाहर सरकार इस्तीफा देते हैं तो साफ जाहिर होता है कि ममता हुकूमत बदउनवानी में मुलविस है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने अभी एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और कहा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार भी हो रहा है और कैसे आरजीकर मामले में बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि बलात्कारी बचाओ सबूत मिटाओ किया गया और भ्रष्टाचार पर बोलने पर उनके ऊपर किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया गया, किस प्रकार से उनकी आवाज दबाई गई। ये बताता है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, अब बन चुका है टू मच करप्शन और तानाशाही मानसिकता और कल्चर। चलिए, अगर जवाहर सरकार इस पत्र को इम्प्लीमेंट करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं तो जो भी बातें हम लोग लगातार कह रहे थे वो वैलिडेट ही होती है और सवाल ये बनता है कि जवाहर सरकार नहीं, ममता बनर्जी कब इस्तीफा देंगी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने जम्मू के रामबन में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। यहाँ पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। यहाँ पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों का करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने डॉक्टर भरत भूषण को कठुआ असेंबली सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा करना से इदरीस करनाही, हिंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन और गुरेज से फ़कीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है, जबकि आरएस पठानिया को उधमपुर ईस्ट से, राजीव भगत को बिश्ना से, विक्रम रंधावा को बाहू से और सुरेंद्र भगत को मठ से मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के इंतखाब में पीडीपी ने यावर बांदे पर एतमाद का इजहार किया है। ये सीट 2014 में पीडीपी के पास आई थी, लेकिन इस बार पीडीपी को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। यावर बांदे मुकामी मसाइल और तरक्की पर बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पर कुछ भी कहने से गुरेज करते हैं। हमारी नामानिगार रमा त्यागी ने शोपियां सीट पर पीडीपी की हिकमत अमली पर उनसे बातचीत की। शोपियां असेंबली सीट के लिए सभी दल जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। पीडीपी की कैंपेनिंग रैली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यावर बांदे हमारे साथ हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। आप बताइए किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, बिकॉज जो हमारे मरहूम कायद पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने अपने टेन्योर में शोपियन को बड़े करीबी से पहचाना, परखाया और यहाँ बहुत डेवलपमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलग चुनाव लड़ रही है, पीडीपी अलग, मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट का सवाल है, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस
उनकी अलायंस है कांग्रेस के साथ, बट हम तो लोगों में खुद हमने डिसाइड किया है कि हम अपने दम पे इलेक्शंस लड़ेंगे। समय बदला है, समय के साथ जरूरतें बदलती हैं। यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों की जो मांगे हैं उनको आप किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, उनसे क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जरूरतें हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे मेजर क्राइसिस है, एक तो वाटर क्राइसिस है, बिकॉज दिस इज अ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एरिया। यहाँ पर एक फेमस शाह क्वल बोलते हैं हम, क्वल मीन्स अ लिटिल स्ट्रीम, तो उसके लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डन, बट देयर आर सर्टन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स है, वो एक तो उस पर काम करना है। दूसरा ये जो है हेल्थ सेक्टर में यहाँ मुफ्ती साहब के टाइम ही ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्टाफ जो होना चाहिए वो फुल फ्लैश स्टाफ है नहीं, उस वजह से इन चीज़ों पे भी हमें काम करना है, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर एंड ऑल दैट। पीडीपी यहाँ पर ज्यादातर जीतती आई है, क्या वजह है कि जो बेसिक मुद्दे हैं अभी तक कायम है, रोड्स को लेकर, हेल्थ को लेकर आप बता रहे हैं, या और भी जो अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, ये जो इलेक्शंस हो रही है 10 साल के बाद हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड पिछले 10 साल में कितने काम हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि 370 के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, जो कई नई इंडिपेंडेंट्स है उनका भी ये बोलना है कि ये एक आई वॉश है, सेंटिमेंटल इशू है। आपको क्या लगता है? ये बड़े फैसले हैं। आई थिंक हमारी पार्टी का एक स्टैंड है इसमें, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक लाइन टो की है, सो आई स्टैंड बाय व्हाट शी सेड, तो इस पे मैं बात नहीं करूँगा। और आइए अब बात करते हैं लखनऊ बिल्डिंग हादसे की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ दारुल हुकूमत लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल पहुंचे और जख्मियों का हाल मालूम किया। वजीर आला ने जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत दी। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। अब भी कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला इंतजामिया की टीमें अभी भी बचाव ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने इमारत के मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में राकेश सिंघल पर इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से इमारत गिर गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ हादसे पर गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लखनऊ में इमारत गिरने के हादसे में बहुत से लोगों की मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं सोगवार खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ इमारत हादसे में जान गंवाने वाले सभी की लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में इमारत हादसे में लोगों की मौत अफसोसनाक है। अपने प्यारों को खोने वालों के तई मेरी ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ। हर मरने वाले के लिए और हर मरने वाले के अहले खाना को पीएमएनआरएफ की तरफ से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम दी जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के रहनुमा वीरेंद्र बहादुर पाल पर उनके साथ काम करने वाली एक खातून ने इस्मत दरी का इल्जाम लगाया है। मुलजिम एसपी लीडर इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है। खातून का इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी के लीडर ने पार्टी में अपने ओहदे और सियासी असर व रसूख का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस मफरूर मुलजिम की तलाश में मसरूफ है और मामले की तफ्तीश में मसरूफ है। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से 1231 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर शदीद हमला किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले एसपी हुकूमत के दौरान गुंडों की हुकूमत हुआ करती थी। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। वजीर आला ने कहा कि जब इंतजामिया किसी डाकू और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एसपी लीडर उसकी मुखालफत करते हैं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? और अबू ज़हबी के वली अहद भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान पीर को पीएम मोदी के साथ दो फरीकी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खानदगी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए 8 सितंबर 1967 से ये दिन मनाया जाता है। इस साल का थीम कसीर लिसानी तालीम को फ़रोग़ देना, बाहमी मुफ़ाहिमत और अमन के लिए खानदगी है। भारतीय हुकूमत ने भी मुल्क में खानदगी की शरह को बढ़ाने की सिमत में मुतादिद कोशिशें की हैं। इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी ने मादरी ज़बान को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमें हर फर्द को ख्वांदा बनाने का अहद करना चाहिए। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। आई विल अपील टू स्टेट्स that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. और सीबीआई ने जीएसटी रिफंड घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सरकारी अफसर है जो मुंबई के सीजीएसटी एंटी एविएशन का सुपरिंटेंडेंट है और बाकी 2 निजी अफराद हैं। इसके लिए सीबीआई ने एक जाल बिछाया था जिसमें उन्हें 20 लाख रुपए लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जो कि नाजायज़ फ़वाइद फराहम करने के एवज़ 60 लाख रुपए रिश्वत तलब की जा रही थी। 30 लाख रुपए की रिश्वत की रकम मुबैना तौर पर पहले ही हवाला के जरिए मुंतकिल की जा चुकी थी। इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने शिकायत पर मुंबई के सीजीएसटी के 6 अफसरान समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
और मणिपुर पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। आसाम राइफल्स ने रियासत में ड्रोन मुखालिफ निज़ाम को तैनात किया है। सीआरपीएफ ने मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन मुखालिफ निज़ाम भी फराहम किया है। मणिपुर पुलिस ने कहा कि यह कदम बढ़ते हुए कशीदगी और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि कुछ और एंटी ड्रोन बंदूकें लाई जा रही हैं। पुलिस के बयान में कहा गया है कि रियासती पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीदारी और सिक्योरिटी के मेयार को बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। और नीति आयोग के रुकन प्रोफेसर वीके पॉल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन की इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने भारत में ट्रांसप्लांट सर्जनों की बढ़ती हुई ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि विकसित भारत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुल्क में ट्रांसप्लांट सर्जरी से मुताल्लिक़ इंफ्रास्ट्रक्चर और तरबियत याफ्ता सर्जनों की ज़रूरत है। इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों को भी अपनी कोशिशें तेज करनी होंगी। भारत के पास इस मैदान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। Specialized organ transplant departments and centers. That's the goal that we work with. Let's have that kind of an arrangement for centers of excellence, for INIs and so on. Lekin to begin with, there's so much potential among our esteemed surgeons that if we give the right opportunity, the right training, right exposure, and help them build infrastructure that is required, and help them build teams, I think that would make an immediate difference, and that should be a priority number one. इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन सरकारी और निजी शोबे में काम करने वाले सर्जनों की एक नई सोसाइटी है, जिसका मकसद तालीम और तरबियत के जरिए तलब के मुताबिक तरबियत याफ्ता ट्रांसप्लांट सर्जन तैयार करना है। कमेटी की कोशिश है कि मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर ट्रांसप्लांट सर्जरी पर एक नया निसाब तैयार किया जाए। इस सोसाइटी का मेन पर्पस है कि हम इंडिया में और ट्रांसप्लांट सर्जन्स कैसे ट्रेन करें। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में और कैसे इसको बढ़ाया जाए। जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया कि हम 60 मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसप्लांट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करेंगे, बजट सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वही इस सोसाइटी का मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मरकजी हुकूमत भारत को सेमीकंडक्टर के मैदान में खुद कफील बनाने के सिमत में कोशिशें कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस साल भारत में 5 यूनिट कायम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि 11 से 13 सितंबर तक मुल्क में सेमीकॉन इंडिया का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां हिस्सा लेंगी। सितंबर 11, 12 और 13 नोएडा में सेमीकॉन इंडिया एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये पहली बार जो है भारत में सेमी करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सारे विश्व के सारे बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनीज उसके सदस्य हैं। और ये सेमी जो है दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपना ये बड़ा कॉन्फ्रेंस करता है हर साल। जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वो सेमी वेस्ट करके एक बड़ा इवेंट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। उसी तरह एक सम्मेलन जापान में होती है, सेमी जापान। ताइवान में होती है। साउथ ईस्ट एशिया में कोलालमपुर में भी सेमी साउथ ईस्ट एशिया करके एक सम्मेलन हर साल होता है। पहली बार जो है भारत में ये सेमीकॉन इंडिया एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है बाकी देशों में जब पहली बार ऐसा एक इवेंट हुआ था, उसमें जितने कंपनीज ने भाग लिया उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ये भारत में जो सेमीकॉन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है। यही हमको सेमी के अधिकारियों ने बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया कितना बड़ा, भारत जो है कितना बड़ा सेमीकंडक्टर स्पेस में कितना भारत का रोल हो सकता है। ये सारे विश्व के कंपनीज उस हद तक भारत की महत्व को देख रहे हैं और भारत में आने की इतना वो उत्तेजित हैं। भारत में नया उनका प्रोडक्शन और उनकी मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए वो भारत आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैं साइन मानता हूँ।
और आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी फौज ने पहली मर्तबा अवामी सतह पर एतराफ़ किया है कि उसकी 1999 की करगिल जंग में शमूलियत थी। इस जंग में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने करगिल में पाकिस्तानी फौज के जवानों की मौत की बात को तस्लीम किया है। गुज़श्ता 25 सालों में पाकिस्तानी फौज का पहला एतराफ़ी ये बयान है। इससे कबल पहले कभी एतराफ़ नहीं किया गया था। इसके अलावा 1999 की करगिल जंग में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद भी कई बार पाकिस्तानी फौज के किरदार का एतराफ़ किया था। पाकिस्तान शुरू से ये दावा करता रहा है कि करगिल जंग में कश्मीरी अस्करियत पसंद मुलविस थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन कहता है। इस वजह से उसने करगिल जंग में मारे गए अपने फौजियों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पूरे फौजी एजाज के साथ पाकिस्तानी फौजियों की आखिरी रसूमात अदा की थी। और मुल्क के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सूरत हाल संगीन है। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और ओडिशा समेत कई रियासतों के लिए अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश ने अब परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया है। बारिश के बाइस कई मकामात पर सड़कें बह गई हैं और जानो माल का नुकसान हुआ है। IMD के मुताबिक साहिली आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश और वस्ती महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं आज मगरबी और मशरक़ी राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गोवा और कोंकण खित्ते में भी शदीद बारिश का इम्कान है। इधर राजधानी दिल्ली में भी फिलहाल बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को हल्की बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी जमा होने का मसला देखा गया, जिसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हफ्ते को भी दारुल हुकूमत में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को दिल्ली में मतला अब्र आलूद रहेगा और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। और खेलों में बेलारूस की आर्यन सावालिंका ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के खवातीन के सिंगल्स ज़ुमरे का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सावालिंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से शिकस्त दे दी। सावालिंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे कबल सावालिंका ने 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था, जबकि वो 2023 में विंबलडन और 2023 में ही फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।